नमस्कार, सुप्रभात। यूनिक आईएएस के इस मंच से आज पुनः एक बार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की इस महत्वपूर्ण कक्षा में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे जिसका शीर्षक है भारत की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आपने विगत वर्षों के यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि भारत की मिट्टियों से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भारत की मिट्टियों को काफी बेहतर तरीके से समझते हुए पढ़ लेंगे, क्योंकि आप पढ़ने के बाद स्वयं महसूस कीजिएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ऐसी अवधारणा है जो मुख्य परीक्षा में आपको एक उत्कृष्ट और बेहतर उत्तर लिखने में आपकी मदद करेगा। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं भारत की मिट्टियां। सबसे पहले आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उभरता होगा कि ये जो मिट्टियां हैं है क्या? इन मिट्टियों का निर्माण होता कैसे है? तो आप ऐसे कहिएगा, पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी धरातल पर, ऑन द सरफेस। तो पृथ्वी के सतह के ऊपर धरातल पर विभिन्न खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और बालू के बारीक कणों से निर्मित जो एक पतली सी परत होती है, हम उसे ही मिट्टी कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? धरातल पर या कह सकते हैं पृथ्वी के सतह के ऊपरी भाग में ह्यूमस, कार्बनिक यौगिक, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और बालू के विभिन्न आकार वाले कणों से निर्मित एक पतली सतह को ही हम मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी न सिर्फ पेड़ पौधों के लिए बल्कि इस सृष्टि के लगभग सभी जीव जंतुओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि देखिए ना, इसी मिट्टी में जो वनस्पतियां उगती हैं, जो खाद्य पदार्थ उपजते हैं, हम उनको उनका भोजन रूप में अंतर्ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और तो और ये पेड़ पौधे जो मिट्टियों में पनपते हैं, बड़े होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और उसी ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करके हम लोग जीवित रहते हैं। तो याद रखिएगा, पौधों के बिना तो इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व नहीं है और मिट्टी के बगैर पौधों का अस्तित्व नहीं है। अब आप खुद निर्णय लीजिए, मिट्टी सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, समूचे सृष्टि जगत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सरल तरीके से हम लोग कहें तो मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? जटिल तरीके से तो धीरे धीरे हम लोग समझ ही लेंगे। पहले अपने दिमाग में सरल तरीके से इस बात को बैठा लेना चाहिए कि चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो भाई, चट्टानें टूटती फूटती कैसे हैं? आप कल्पना कीजिए, खुले आकाश के नीचे एक काला बेसाल्ट चट्टान पड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर, काला बेसाल्ट चट्टान ही का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही उद्भव हुआ। क्योंकि हमने बताया है कि जो भारत देश है उसका अधिकांश हिस्सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और गोंडवाना भूमि आज से लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उस ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो मैग्मा बाहर निकला, जो सूख कर जम गया, वही बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। और जो मैग्मा पृथ्वी के नीचे ही समाहित रह गई और सूख कर धीरे धीरे जम गई, उससे ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान,
और ग्रेनाइट चट्टान, और आग्नेय में भी बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान। ये दोनों आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर क्या लिया, आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण लिया। तो मान लीजिए हम कह रहे थे आपको कि भाई खुले आकाश के नीचे एक बेसाल्ट चट्टान पड़ा हुआ है, और उस बेसाल्ट चट्टान में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ व्याप्त हैं। अब उस पर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही है। आपको पता है कि अगर किसी चट्टान के अंदर कुछ धात्विक तत्व मौजूद हैं तो अत्यधिक ताप पाकर वो फैलेगा। हालांकि चट्टान आपको फैलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आंशिक रूप से फैलेगी, क्योंकि चट्टान के भीतर जो धात्विक तत्व है वो अत्यधिक ताप पाकर फैलेगा। और आपको पता होगा जब गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो अचानक वहां लो प्रेशर जनरेट होता है और तेजी से वहां वर्षा होती है। कुछ देर के बाद वहां तेज बारिश हो जाएगी। तो अत्यधिक गर्मी पाकर के जो चट्टान फैला था, अब तेज बारिश के कारण वो सिकुड़ जाएगा। तो इस फैलने और सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिदिन बार बार होता रहता है। इसी दौरान जो वर्षा का जल है चट्टानों की दरारों में समाहित हो गया, तो क्या होगा, वो वर्षा का जो जल है चट्टान के भीतर जो रासायनिक पदार्थ है उसके साथ प्रतिक्रिया करेगा। इससे चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी और चट्टानें धीरे धीरे हजारों लाखों साल के बाद वो टूट करके अवसाद के रूप में निर्मित हो जाएगी। अब इसी दौरान वर्षा का तेज बौछार पड़ा, वो इन टूटे फूटे चट्टानों को अपने साथ बहा करके ले जाएगी और मैदानी इलाके में निक्षेपित कर देगी। तो वो क्या बन जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। तो खैर अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि चट्टानों से मिट्टी कैसे बनता है। तो मैंने क्या बताया कि चट्टानों के टूटने फूटने, और एक शब्द है जो हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में कहते हैं टूटने फूटने और भरकने। जब कोई चट्टान बार बार फैलने और संकुचित होने की क्रिया से गुजरता है ना, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, वो भरकने लगता है, पाउडर और चूरा बनकर के वो टूटने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं चट्टानों से मिट्टी का बनना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिट्टियों की संरचना, मिट्टियों के अंदर खनिज लवण, मिट्टियों का रंग, ये सब निर्भर करता है किस पर, जिस चट्टान से उसका निर्माण हुआ है, यानी पेरेंट रॉक से। तो ध्यान रखिएगा, पेरेंट रॉक कौन हुआ, बेसाल्ट। उसके टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी मिट्टी का उद्भव हुआ, तो काली मिट्टी का उद्भव। काली मिट्टी का उद्भव कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। उसी प्रकार ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की संरचना, उसकी पोषकता और उसका रंग, ये सब निर्भर करता है कि मिट्टी किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। ठीक है ना। और याद रखिएगा, मिट्टी का निर्माण एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, किसी स्थान पर आप गड्ढा खोदिएगा तो जो मोटी परत मिलती है वो मिट्टी नहीं है, वो तो धरातल की स्थलाकृति का हिस्सा है। आप देखिएगा कृषि क्षेत्रों में, खास करके खेत खलिहानों में, जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत होती है, किसकी, ह्यूमस की, कार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक अवयवों की, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की, और बालू और मृत्तिका के अलग अलग आकार वाले कणों की जो एक संयुक्त संघटक भूमिका होती है, उसी को हम कहते हैं क्या भाई, मृदा यानी मिट्टी यानी सॉइल। और ये मिट्टियां
पेड़ पौधों के लिए और इस सृष्टि में रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए जीवनदायी होती है। क्लियर है ना? अगली बात कि जो हम मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं, इस मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना? अब आइए, हम लोग सबसे पहले जब पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में तो एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि मिट्टी क्या है, इसको आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ लेंगे इसके बाद मिट्टी निर्माण या मृदा निर्माण के कारक। कारक मतलब फैक्टर, यानी मिट्टी के निर्माण में किन किन कारकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, आप देखिएगा मैंने यहां एक सूची बना रखी है आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा के कणों के प्रकार कौन कौन से हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में यानी मृदा परिच्छेदिका के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का वर्गीकरण, फिर हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल मिट्टी के प्रकार, और फिर हम पढ़ लेंगे मिट्टी में अम्लीयता और क्षारीयता। किस मिट्टी को हम अम्लीय कहेंगे, किस मिट्टी को क्षारीय कहेंगे, और अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसको अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या उपाय करेंगे, और मिट्टी अगर अधिक क्षारीय हो गई है तो अधिक उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें क्या उपाय करेंगे। तो समग्र रूप से हम मिट्टी को जब पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना प्रारंभिक परीक्षा में और ना ही मुख्य परीक्षा में। हालांकि मुख्य परीक्षा में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको अलग ढंग से पढ़ाएंगे, है ना, इन सब कॉन्सेप्ट के साथ एक अलग अंदाज में हम लोग मुख्य परीक्षा को पढ़ेंगे। अभी आप समझिए सबसे पहले कि मृदा निर्माण के कारक, तो ध्यान रखेंगे मृदा निर्माण के कुल 5 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो मृदा निर्माण के जो 5 कारक हैं उसमें सबसे पहले भूमिका आती है किसकी भाई? हम देख लेते हैं मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, यानी फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इसमें देखिएगा सबसे पहला कारक जो है वो है पेरेंट रॉक का, यानी आप उसको कहते हैं क्या, पैतृक चट्टान भी कहते हैं या जनक चट्टाने कहते हैं हम लोग। पैतृक चट्टाने, पेरेंट रॉक्स। दूसरा जो है फैक्टर है वो है जलवायु, यानी क्लाइमेट जो है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है जैव अपघटन, जिसको कहते हैं ना बायोडिकम्पोजिशन। इसके बाद है अगला है समय, टाइम, और उसके बाद है अगला है उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है? धरातल पर किसी स्थान पर पहाड़ पठार मैदान है जिसको आप टोपोग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग देख लेंगे बारी बारी से कि कैसे मृदा निर्माण में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि किसी मिट्टी का निर्माण कैसा होगा, ये निर्भर करेगा कि उस मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। जैसे हमने बताया कि पृथ्वी पर निर्मित पहली मिट्टी कौन सी है, पहला सॉइल कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, तो उस मिट्टी का रंग, उस मिट्टी की संरचना और उस मिट्टी में कौन कौन सा खनिज लवण उपलब्ध होगा, ये तो बेसाल्ट चट्टानों पर निर्भर करेगा ना। इसलिए कहा गया
कि कोई भी मिट्टी कैसी होगी, है ना, उसके लिए उसका जो पैतृक चट्टान है ना, यानी जो पेरेंट रॉक है, उस पर वो निर्भर करेगा। तो पेरेंट रॉक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। मतलब पेरेंट रॉक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है जरा इसको देख लें हम लोग। तो हमने आपके सामने क्या बताया कि पेरेंट रॉक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि मृदा की संरचना उसमें किन खनिज लवणों की उपलब्धता होगी, ठीक है, उसमें किन खनिज लवणों की उपलब्धता होगी, और साथ साथ आप देखिएगा कि उस मिट्टी का रंग कैसा होगा। ये सब कुछ निर्भर करेगा किस पर भाई? पैतृक चट्टानों पर। दूसरा है जलवायु। जलवायु में मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं तापमान, आर्द्रता और वर्षा को। तो याद रखिएगा, किसी स्थान का अगर तापमान कम होगा, वर्षा पर्याप्त होगी, आर्द्रता भी रहेगी, तो वैसे में ह्यूमस का निर्माण बड़े पैमाने पर होगा और इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। लेकिन किसी स्थान पर अगर तापमान काफी बढ़ जाएगा तो ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी, क्योंकि और छोटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो जीवाणु हैं, जो जीवांश हैं, वो जल्दी जल्दी सड़े गले पदार्थों का अपघटन कर देंगे, ह्यूमस का निर्माण कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? अगर तापमान अधिक होगा तो वहां से जल का वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा? जल में घुलनशील जो लवण है या जो जल में घुलनशील अवयव हैं, वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, उन पोषक तत्वों की वहां कमी हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि मिट्टी के निर्माण के कारक में जलवायु की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा जो है, आप देखिएगा, जैव अपघटन। जैव अपघटन के द्वारा क्या होगा? तो आपको मैंने क्या बताया था, ह्यूमस के निर्माण में सहयोग होगा या ह्यूमस के निर्माण में अधिकता होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, ह्यूमस का निर्माण कैसे होगा भाई? इससे तो सूक्ष्म जीव जो है ना, वो जो मृत पौधे और जीव जंतु हैं उनका अपघटन कर लेते हैं और इससे फिर ह्यूमस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। इसके बाद समय। याद रखिएगा, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, एक स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि मिट्टी बन गई तो फिर नहीं बनेगी। मिट्टी का निर्माण भी होता है, मिट्टी का उपयोग भी होता है, फिर मिट्टी का क्षय भी होता है, कह सकते हैं मिट्टी का अपर्दन भी होता है, और फिर नए मिट्टी का निर्माण भी होता है। तो ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, खेत खलिहानों में पाई जाने वाली जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर, बस इतनी पतली होती, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर जो पतली मिट्टी की परत है, उसके बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाता है। लेकिन देखिएगा, वर्षा के तेज बौछार के कारण, पेड़ पौधों के विवनीकरण यानी पेड़ पौधों के कटाव के कारण, इन मिट्टियों को पकड़ के रखती है ना, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो इन मिट्टियों को पकड़ के रखती है। इसलिए तेज वर्षा के बौछार के बावजूद ये मिट्टियां नहीं बहती। लेकिन जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं
तो मिट्टियां कमजोर हो जाती है और वर्षा की तेज बौछार में बह करके निकल जाती है। तो सोचिए, बनने में सैकड़ों हजारों साल लग गया, लेकिन बहने में चंद घंटे लगते। तो ध्यान रखिएगा कि समय, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। इसमें मिट्टी के निर्माण में जितना समय लगेगा, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया उतनी बेहतर होगी और मिट्टी की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि धीरे 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 मिट्टी के ऊपर जो व्याप्त सड़े गले पदार्थ हैं, उनको जीवांश जो हैं क्या करेंगे, जो जीवांश हैं उनका अपघटन करेंगे। कौन? जीवाणु, विशेष करके बैक्टीरिया। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? मिट्टी की संरचना काफी बेहतर होगी, ह्यूमस का निर्माण काफी अच्छा होगा, जो कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसके बाद उच्चावच का उद्देश्य यह है, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए एक पर्वत है और आप देखिएगा इस पर्वत पर, यहां पर ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी है। तो होगा क्या कि जब वर्षा की तेज बौछार पड़ेगी, है ना, वर्षा की जब तेज बौछार पड़ेगी तो क्या होगा? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, और जब वर्षा की तेज बौछार पड़ेगी तो मिट्टी में, यानी जो पर्वतीय मिट्टी है, इन मिट्टियों में व्याप्त जो बारीक कण हैं और जो पोषक तत्व हैं, वो जल में घुल करके नीचे की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। फलस्वरूप पर्वतों पर जब बारीक मिट्टी, मुलायम मिट्टी और उसके ढेर सारे पोषक तत्व, रासायनिक अवयव जब बह करके नीचे की ओर आ जाएंगे, तो यहां जो क्या मिट्टी है, अब खुरदरी दिखाई पड़ेगी, दानेदार हो जाएगी, क्योंकि पोषक जो मिट्टी है वो तो नीचे आ गई। तो कहा जाता है कि पहाड़ों के ऊपर जो तेज ढलान है, यहाँ की मिट्टियों की परत पतली होती है, क्योंकि अधिकांश मिट्टी तो अपरदित होकर के बह गई। लेकिन वही मिट्टी, ध्यान रखिएगा, यही मिट्टी है ना, ये प्रवाहित होते हुए कहां चली आई भाई? तो ये प्रवाहित होती हुई चली आई फुट हिल्स एरिया में। फुट हिल्स एरिया में मतलब पर्वत पदीय इलाके में, और फिर इसके बाद मैदानी के इलाके में चली जाती है। तो याद रखिएगा कि मैदानी इलाकों की मिट्टी की परत मोटी भी होती है और गहरी भी होती है। तो ये आपने देख लिया कि मृदा निर्माण के जो कारक हैं, इनमें इन पांचों कारकों की क्या क्या भूमिका रही है। ठीक है ना? अब आइए देख लेते हैं कि हमने बताया मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, मिट्टी के निर्माण में मैंने क्या क्या बताया? मृदा निर्माण के तत्व। तो मृदा निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? हमने बताया क्या? पहला है ह्यूमस, दूसरा है विभिन्न खनिज पदार्थ, कई प्रकार के रासायनिक अवयव, कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ। तो आप कहेंगे कार्बनिक पदार्थ कहां से आ गया? तो याद रखिएगा, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले हिस्से के अपघटन से, है ना, जो निर्मित होता है, उसको हम कहते हैं क्या भाई? कार्बनिक पदार्थ। और आप देखेंगे मृत्तिका और बालू, इतनी चीजें, है ना, मिल करके आप देखिएगा मृदा का निर्माण करती है। तो खास करके ये जो है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बालू के कण हैं,
वो भी अलग अलग आकार के होते हैं और होने चाहिए। तो इससे क्या होगा भाई? इससे होगा, देखिए, मृदा के कणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पर भाई? मृत्तिका पर, जिसको हम चिकनी मिट्टी या अंग्रेजी में क्ले भी कहते हैं। ये सबसे बारीक और सूक्ष्म कण होता है। अगर पूछा जाएगा तो मृदा के जो कण होते हैं, मृदा निर्माण में जो कण का प्रयोग होता है, उसमें सबसे बारीक कौन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मृत्तिका, या उसको हम लोग कहते हैं क्ले, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। दूसरा है गाद। गाद मतलब सिल्ट। ये गाद क्या है भाई? तो आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई नदी पहाड़ी और पठारी इलाके से प्रवाहित होती है तो अपने आसपास के मिट्टी को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है और बहाती हुए आगे की ओर ले जाती है। जो भारी पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको तो वो नजदीक में ही निक्षेपित कर देती है जहां उनकी गति धीमी होती है, लेकिन बाकी चीजों को बहा करके वो दूर तक ले जाती है। तो दूर तक बहा कर ले जाने वाली तत्वों में ही एक क्या है भाई? गाद। कई बार आप कहते हैं ना कि भाई बरसात का पानी खत्म हुआ तो आप कहते हैं बहुत सारा गाद जमा हो गया है। तो ये जो गाद है, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, है ना, बालू से छोटे और चिकने होते हैं। आमतौर पर देखिएगा गाद जमा होता है डेल्टाई प्रदेशों में, चूंकि ये बहुत हल्के भी होते हैं, तो नदियों के पानी में घुल करके ये बहुत दूर तक निकल जाता है और आमतौर पर नदियां समुद्र में गिरने से पहले डेल्टाई प्रदेशों में इस गाद को ही क्या है? बिछा देती है। तीसरा बालू, सैंड होता है। ये दानेदार खुरदरे कण होते हैं, आप जानते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से बनते हैं। इसके अलावा बजरी, है ना, ग्रेवल जिसको कहते हैं, सबसे बड़े आकार के कण होते हैं। तो बजरी का आकार बस चने के आकार या उससे भी छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये सब मिल करके मृदा का निर्माण करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाए तो आकार के हिसाब से अगर देखें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है सर? बजरी। तो आप ग्रेटर देन का साइन दे दीजिए। इसके बाद बालू है, ठीक है ना, इसके बाद गाद है और अंत में है मृत्तिका। ये आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा मृत्तिका है। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं सॉइल प्रोफाइल को। ये सॉइल प्रोफाइल है क्या? तो ध्यान रखिएगा, सॉइल प्रोफाइल और कुछ नहीं है, मिट्टी के सतह का क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है ना। जैसे आप अगर देखें, आप एक केक लाते हैं किसी के जन्मदिन के अवसर पर, और आप देखेंगे इस केक में भी अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है ना। अगर हम इस चाकू से, है ना, एक चाकू से अगर हम क्या करें, अगर एक चाकू से हम इसको बीचों बीच काट दें तो आप क्या देखेंगे? जब बीचों बीच काट देंगे तो ये इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी। ऐसे काट देंगे तो ये संरचना दिखाई पड़ेगी ना। ठीक उसी प्रकार धरातल में जो मिट्टी की सतह है ना, धरातल में जो मिट्टी की सतह है उसका हम अगर अध्ययन करें तो कैसा अध्ययन होगा भाई? याद रखिएगा, धरातल के मिट्टी का अगर हम अध्ययन करें तो लगभग लगभग क्या है, इस तरह का क्रॉस सेक्शनल पार्ट आपको वहां देखने को
मिलेगा। ठीक है ना, बीच से काट दिए तो भी ऐसा दिखाई पड़ रहा। ठीक उसी प्रकार धरातल पर किसी भी स्थान की मिट्टी यहां पर है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा कि धरातल मतलब क्या होगा। जैसे हम लोग कई बार पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं, है ना, हम लोग पृथ्वी के इनर पार्ट को पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा ये जो संरचना है ऐसा नहीं कि इतना मोटा है, बस सोच लीजिएगा ये जो संरचना है एकदम बारीक, आपको दिखलाने के लिए यहां दिखलाया गया, शायद इससे भी बारीक होगी। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह की जो क्या है संरचना है उसका एक तरह से अनुप्रस्थीय काट है, क्रॉस सेक्शनल कटिंग है, जिसका हम लोग अलग अलग लेयर, अलग अलग संस्तर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई बार इससे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या किया है, समय बचे हमारा, इसलिए मैंने क्या किया भाई, एक हमने इस तरह का पहले से बना लिया है। ये केक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर है ना, धरातल के ऊपर जो मृदा की जो संरचना है उसका एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने के लिए उसका एक हिस्सा बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, अंग्रेजी में उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरह की संरचना को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि अलग अलग संस्तर, इसको जो अलग क्या एक एक स्तर है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक एक लेयर अंग्रेजी में, या हिंदी में कहते हैं एक एक संस्तर। ठीक है ना, सबसे नीचे देखिएगा वो क्या है, वो बेडरॉक है, यानी मूल चट्टान है। मूल चट्टान मतलब जैसे कि बेसाल्ट, जैसे कि ग्रेनाइट, क्योंकि उसी के टूटने फूटने से मिट्टियां बनेगी। और ध्यान रखिएगा मिट्टी के बनने की संरचना बहुत, मैंने बताया ना कि धीमी और सतत प्रक्रिया है। सबसे नीचे होता है मूल चट्टान, जिसको आप पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं, बेड रॉक भी कहते हैं उसको हम लोग। तो सबसे नीचे वही है ना, आप देखिएगा, तो सबसे नीचे वाले को हम लोग कहते हैं संस्तर यानी लेयर आर। और इस संस्तर में क्या है, पैतृक चट्टाने हैं, पैटर्नल रॉक्स। ठीक है, इसके ठीक ऊपर होता है एक संस्तर, जिसको हम लोग संस्तर क्या कहते हैं, सी। ये दरअसल क्या है, अपक्षयित चट्टाने हैं यहां पर। अपक्षयित चट्टानों का मतलब क्या होता है हम अभी समझाते हैं। देखिएगा, ये जो पैतृक चट्टाने हैं, इन पैतृक चट्टानों के टूटने फूटने छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होने के कारण वो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। फलस्वरूप आप क्या देखिएगा, फलस्वरूप आप देखिएगा कि ये तत्व यहां भी पाए जाएंगे। कहां भाई, ये तत्व छोटे आकार में यहां भी पाए जाएंगे। तो कुछ यही चीज टूट के ऊपर गया है। इसको हम लोग कहते हैं अपचयित, मतलब अपक्षयित चट्टानों का स्तर। अपक्षय मतलब क्या होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, हम इसको कहते हैं ना वेदरिंग, उसी को हिंदी में कहते हैं अपक्षय या अपक्षयन होना। तो याद रखिएगा, जो पेरेंट रॉक है, जो मूल चट्टान है, वो जलवायु, खास करके वर्षा, तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन के कारण उसका अपक्षयन होता है। और अपक्षयन, मूल चट्टान तो नीचे है, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है ना कि भाई पैतृक चट्टाने और विनिक्षेपित मृदा। तो विनिक्षेपित मृदा कहां से आएगा, तो पहले ये समझ लीजिएगा कि यहां पर अपक्षयित चट्टाने हैं, ये जो बड़े बड़े चट्टान है उसके कुछ छोटे हिस्से ऊपर गए। और जो विनिक्षेपित मृदा का मतलब होता है कि अगर ऊपरी सतह पर अगर मिट्टियां हैं तो वर्षा के जल के साथ, नहर और तालाब के जल के साथ, है ना, वो
ऊपर के जो बारीक मिट्टी के कण होते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुल करके नीचे की ओर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहां क्या हुआ, यहां जो पैतृक चट्टान है इसका अपक्षयन के बाद जो छोटे टुकड़े बने वो भी है, और आप देखेंगे ऊपर से, है ना, विनिक्षेपित मृदाई, यानी ऊपर से हम इस प्रक्रिया को कहते हैं लीचिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीचिंग। इसको हम कहते हैं क्या है? अपक्षयन, है ना। तो या इसको हम लोग निच्छालन के नाम से भी जानते हैं। तो ऊपर से मिट्टियों के, तो आप बोलेंगे ऊपर से मिट्टी के कण कहां से आ जाएंगे? तो हमने बताया कि वर्षा के जल अगर मान लीजिए इस सतह पर है, या यहां पर तालाब है, यहां पर नहर है, जलाशय है, तो वहां का पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर पेनिट्रेट करेगा, है ना। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या भाई? निच्छालन। अंग्रेजी में कहते हैं लीचिंग। लेकिन जब वो पानी नीचे की ओर, देखिए ना, आपके घर के आसपास छोटा सा तालाब है, बारिश हुई, कुछ दिन के बाद पानी नीचे चला गया, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है ना। तो याद रखिएगा, जब पानी नीचे जाता है तो केवल पानी नहीं जाता है, बल्कि पानी के साथ मिट्टी के जो बारीक कण हैं वो भी चट्टान और कंकड़ पत्थर के बीच से समाहित होते हुए नीचे चले जाते हैं। साथ साथ कई ऐसे घुलनशील रासायनिक और खनिज पदार्थ हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। तो उसी को कहा गया विनिक्षेपित मृदा जो ऊपर से आई। तो इस वाले, है ना, लेयर में क्या था? केवल पैतृक चट्टानें थी। तो मान लीजिए पैतृक चट्टानों में क्या होगा? बेसाल्ट होगा, ग्रेनाइट होगा। और इस वाले सेकंड वाले यानी संस्तर सी में क्या होगा? तो पैतृक चट्टानें भी होंगी, लेकिन कैसी चट्टानें? समूचा समूचा नहीं, बल्कि वैसी पैतृक चट्टानें जिसका अपक्षयन हुआ हो, यानी जिसका वेदरिंग हुआ हो और टूट फूट करके वो हिस्सा ऊपर पहुंचा। लेकिन साथ साथ उस लेयर में, यानी लेयर सी में, और क्या पहुंचा ऊपर से? तो ऊपर से विनिक्षेपित मृदा आई। वो विनिक्षेपित मृदा कहां से आई? ऊपर से आई, जल के साथ घुलते हुए, ठीक है ना। इसके अलावा संस्तर बी है, इसमें सब सॉइल यानी अवमृदा का स्तर होता है। इसमें क्या होगा? इसमें थोड़े मोटे मृदा होंगे, और इस मोटे मृदा में आप देखिएगा तो एल्यूमिना और आयरन, है ना, लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स जो हैं इस लेयर में ज्यादा होंगे। फलस्वरूप ये लेयर थोड़ा कठोर होगा, है ना। तो कठोर होने के कारण क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी केवल यही भूमिका नहीं है, इसकी भूमिका तो और दूसरी भी है भाई। जैसे मान लीजिए कि ये छोटे छोटे पौधे हुए, जब छोटे छोटे पौधे होंगे तो उसकी जड़ें इधर फैलेंगी ना। लेकिन मान लीजिए थोड़ी उससे बड़ी, है ना, उससे बड़े पौधे हैं, थोड़े उससे बड़े पौधे भी, तो उनकी जड़ें भी क्या होंगी? यहां आएंगी, वो उससे भी नीचे चली जाएंगी। क्योंकि बड़े पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए अधिक खनिज लवण चाहिए, अधिक जल चाहिए, उसकी खोज में वो नीचे तक पहुंचेंगे। इसके अलावा हो सकता है कहीं पर ऐसा भी हो, कहीं पर ऐसा भी हो कि वहां बड़े पेड़ हो, वहां पर क्या हो सर? बड़े पेड़ हो। तो वहां बड़े पेड़ होने के कारण क्या होगा? आप देखेंगे बड़े पेड़ होने के कारण ये जो पेड़ पौधे हैं इनको भाई और अधिक क्या चाहिए? इनको और अधिक खनिज लवण और जल चाहिए। तो हो सकता है इसकी जड़ें, है ना, यहां से नीचे उतरे, यहां फैले, इधर भी फैले, और इस स्तर पर क्या है भाई? वो पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर छोटे पौधे हैं तो उसकी जड़ें छोटी होती है, तो केवल ऊपरी सतह तक ही वो, है ना, सीमित रहती हैं, और वहीं से उनको पर्याप्त जल और खनिज लवण मिल जाता है। पेड़ पौधे बड़े होंगे तो थोड़े नीचे आएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो बड़े पेड़ पौधों को क्या चाहिए? बड़े पेड़ पौधों की जड़ें भी तो नीचे होंगी ना। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों के तने को और जड़ को,
यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। कौन भाई? तो ये संस्तर बी यानी जो लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से युक्त जो ये लेयर है ना, लेयर बी, आप देखिएगा यहीं पर बड़े बड़े पेड़ पौधों की जड़ों को यांत्रिक सहायता मिलता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बड़े पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता है ना मृदा परिच्छेदिका में किस संस्तर पर मिलता है? तो या तो ऑप्शन में ये दे देगा या ऑप्शन में है ना संस्तर आर, संस्तर सी, संस्तर बी और संस्तर ए दे देगा। अब ये जो है ना पर्पल कलर से दिखलाया गया संस्तर ए, इसको दिखलाया गया शीर्ष मृदा है। तो शीर्ष मृदा क्या है? देखिएगा जब पेड़ पौधे ऊपर होते हैं ना, तो इन पेड़ पौधों की जब पत्तियां ऊपर से नीचे गिरती हैं तो पेड़ पौधे और उनके फल फूल ये सब नीचे गिरते हैं। वर्षा का जल भी आता है, फलस्वरूप ये पेड़ पौधों के जो पत्तियां और फल फूल है ये सब सड़ते गलते हैं और सड़ने गलने के कारण क्या है? ह्यूमस का निर्माण करेंगे। लेकिन उसी आप कहिएगा जैविक पदार्थों का निर्माण करेंगे। अब उन जैविक पदार्थों का ही और अधिक बेहतर तरीके से जब जैव अपघटन होगा तो कार्बनिक अवयवों का निर्माण होगा। तो ऊपर का जो लेयर आप देख रहे होंगे संस्तर ए तो ये है और टॉप जो संस्तर है वो क्या है भाई? संस्तर ओ है, ठीक है ना। तो ऊपर क्या दिखलाया गया? ह्यूमस की अधिकता है, लेकिन उस ह्यूमस का और बेहतर तरीके से जैव अपघटन होगा तो कई अनेकों प्रकार के कार्बनिक अवयवों का निर्माण होगा, है ना, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा जो कि इस लेयर में आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मृदा परिच्छेदिका, इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि ये दिखलाया गया है, जैसे हम लोग वायुमंडल का अलग अलग स्तर पढ़ते हैं ना, पृथ्वी के अंदर हम लोग आप देखेंगे पढ़ते होंगे कि भाई पृथ्वी के अंदर सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो अलग अलग स्तर को पढ़ते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर है ना जो मृदा है जिस पर के पेड़ पौधे और दूसरी वनस्पतियां उपजती हैं, उनका अस्तित्व कैसे टिका रहता है, उनको खनिज लवण और जल कहां से कैसे मिलता है, उनका यांत्रिक उनको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट उनको कहां से मिलता है, ये सब समझाने के लिए ही ये बताया गया। तो बताया गया कि पहले नीचे क्या होता है भाई? पैतृक चट्टानें होती हैं। वो पैतृक चट्टानें धीरे धीरे टूटती फूटती हैं, डिकम्पोज होती हैं, तो क्या बन जाता है? तो कहा जाता है उसको हिंदी में अपक्षयित चट्टानें यानी डिकम्पोज सॉइल्स। तो दूसरे लेयर में डिकम्पोज सॉइल्स भी होते हैं और ऊपर से जब जल रिश्ता हुआ नीचे आता है तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और खनिज लवण को भी बहा कर ले आता है। तो इस दूसरे लेयर में पैतृक चट्टानें और विनिक्षेपित मृदा का स्तर होता है। तीसरा स्तर जो है ना, इसमें क्या होता है कि इस स्तर में आप देखिएगा जब मृदा से है ना, मृदा से जल और खनिज लवण विनिक्षेपित होते हुए नीचे पहुंच जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएंगे? ऊपर बच जाएंगे केवल क्या है, जो मुख्य मूल खनिज पदार्थ हैं, खास करके लोहा, एल्यूमिना, है ना, ये सब, इसके अलावा बॉक्साइट्स, ये सब यहां रुक जाएंगे। तो इस स्तर पर ये रह जाता है। लेकिन ये स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधों को है ना और उनकी जड़ों को यांत्रिक सहायता देने में यही लेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ साथ ये लेयर जो है ना, इन पेड़ पौधों को है ना खनिज लवण और क्या उपलब्ध कराता है? आप खुद देखिएगा, लोहा, एल्युमिनियम और ढेर सारा खनिज लवण यहाँ उपलब्ध रहता है। तो पानी के साथ साथ खनिज लवण भी यहाँ उपलब्ध रहता है, तो पेड़ पौधे उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और अपना भोजन निर्माण करते हैं। उसके बाद था संस्तर क्या? ए। तो संस्तर ए जो है वो शीर्ष मृदा का स्तर है। दरअसल क्या है, ये समूचा एक है, लेकिन इसको भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सबसे ऊपर क्या होगा, ये पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधों से निकलने वाले जो फल फूल और उनकी पत्तियां हैं, जो खास करके ये तो हमने आपको अलग अलग दिखलाया, कई सघन पेड़ पौधे जब आसपास होंगे तो ढेर सारी पत्तियां, ढेर सारे फल फूल वहां नीचे गिरे रहते हैं। वर्षा के जल के बाद है ना उसकी एक तरह से क्या होगा, उसके सड़ने गलने की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो ऊपर भारी मात्रा में ह्यूमस का निर्माण होता है, लेकिन वो ह्यूमस का जब बेहतर तरीके से जैव अपघटन बायोडिकम्पोजिशन होता है, तब देखिएगा कि कार्बनिक अवयवों का निर्माण होता है, जो कि यहां दिखलाया गया कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किस होगी, मैंने किस लेयर में होगा भाई, लेयर ए में। इसके अलावा आप लोहे और एल्यूमिना के ऑक्साइड्स किस लेयर में होंगे। पेड़ पौधों को अस्थायित्व कहां से मिलेगा, पेड़ पौधों को जल और खनिज लवण कहां से मिलेगा, तो लेयर बी से मिलेगा। फिर लेयर सी क्या है भाई, तो लेयर सी जो है वो पैतृक चट्टान और विनिक्षेपित मृदा के मिलने से बनता है। और सबसे नीचे जो आर, कई कई जगह पर ई भी लिखा हुआ है, तो आर या जो ई लेयर है वो मूल चट्टान का लेयर है, और यहां पर बेडरॉक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया बेसाल्ट, जैसा कि ग्रेनाइट या दूसरी चट्टानें। समझ में आ गया ये। तो ये क्या था, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अब आगे चलें, जरा देखें तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, है ना, अब हम लोग देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो देखिएगा भूगर्भ शास्त्रियों ने, जो जियोलॉजी का स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, मिट्टी को दो भागों में वर्गीकृत किया। एक तो पहाड़ी भाग की मिट्टी और दूसरा मैदानी भाग की मिट्टी। पक्का है ना। पहाड़ी भाग की मिट्टी क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी और पठारी भाग की जो मिट्टी होगी, ये मिट्टी बनेगी, वो वहां के चट्टानों से ही बनेगी। तो चट्टान कैसा होगा, चट्टान जो होगा, हो सकता है कि वो चट्टान ग्रेनाइट चट्टान हो, और लगातार जलवायु में होने वाले परिवर्तन के, है ना, क्रमिक प्रवाह से उसका निर्माण होता हो। तो वो मिट्टियां, वो चट्टानें भी वही हैं, उन मिट्टियों का निर्माण भी वही होता है। जैसे जहां जहां ग्रेनाइट चट्टानें होंगी, जहां जहां निस चट्टानें होंगी, रूपांतरण के बाद ग्रेनाइट चट्टानों का रूपांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, तो क्या बन जाता है, निस। तो जहां ग्रेनाइट और निस चट्टानें होंगी, आप देखिएगा जलवायु संबंधी परिवर्तन होगा और वो चट्टानें वहीं पर मिट्टी का रूप धारण कर लेंगी। तो लाल और लेटेराइट किस्म की जो मिट्टियां हैं वो उसी तरह की मिट्टी में आती है, यानी पर्वतीय मिट्टियों की श्रेणियों में आती है। लेकिन दूसरी मिट्टी है मैदानी मिट्टी। जैसे अब देखिएगा काली मिट्टी का निर्माण हुआ, और काली मिट्टियां किससे बनी, बेसाल्ट चट्टानों से। टूटने फूटने और उसके भड़कने के कारण जो अवशेष बचा, वो वर्षा की तेज धार और बौछार के साथ बहा करके क्या है, नदियों में ले जाई गई, और नदियां उनको मैदानी इलाके में निक्षेपित की। तो ऐसे किस मिट्टी का निर्माण होगा भाई, ऐसे में तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, एलुवियल सॉइल का निर्माण होगा। तो इसी बेसिस के आधार पर आप देखिएगा कि भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया, मिट्टी को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया। पहला इसको बोलते हैं ना लोकल सॉइल कहा गया, यानी पहले को कहा गया स्थानीय मिट्टी, जिसको पहाड़ी मिट्टी भी कहते हैं, और दूसरे को कहा गया ट्रांसपोर्टिव सॉइल्स, वाहित मिट्टियां, जिसको हम लोग क्या है, प्लेन सॉइल्स भी कहें या सॉइल्स ऑफ प्लेन भी कहते हैं हम लोग। तो दरअसल देखिएगा कि चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय मतलब बार बार समझाया हूं, टूटने फूटने और भड़कने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अपक्षय। तो ये कैसे होता है भाई, ड्यू टू वेदरिंग, है ना। तो चट्टानों के टूटने फूटने यानी अपक्षयित होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, और नदियां जो है इसको उद्गम स्थान पर ही छोड़कर चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये भारी होते हैं, भारी होने के कारण नदियां इसको बहा करके नहीं ले जा सकती, इसलिए इसके उद्गम स्थल पर ही, या नदियां जहां निकलती हैं उद्गम स्थल के आसपास ही इसको बिछा देती हैं। फलस्वरूप इस तरह के चट्टानों से निर्मित जो मिट्टियां होती हैं वो इसी आसपास पाई जाती है ना। तो कारण क्या है, देखिएगा इस प्रकार की मिट्टी में पोटासियम, सोडियम, फास्फोरस की कमी रहती है। क्यों, नदियां या वर्षा का जल इन तत्वों को घुला करके अपने साथ ले जाती है,
और बाकी बचे भारी तत्वों को यहां छोड़ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके भाई? पहाड़ी मिट्टी का, यानी लोकल सॉइल। अब इसके आगे जाएं तो क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यानी वाहित मिट्टियां, यानी वैसी मिट्टियां जो नदियों के द्वारा बहा कर ला करके कहीं निक्षेपित की जाती हो, डिपॉजिट की जाती हो उसको। तो ध्यान रखिएगा, नदियां इन्हें बहाकर अपने साथ ले जाती है और मैदानी क्षेत्रों में इसे डिपॉजिट कर देती है, यानी निक्षेपित कर देती है। क्लियर है ना? अब देखिएगा, इस प्रकार की मिट्टी में पोटास और चूना की मात्रा क्या होती है भाई? है ना? पर्याप्त होती है। लेकिन आप देखिएगा फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो जाती है। तो फास्फोरस और ह्यूमस की कमी किस लिए हो गई? तो याद रखिएगा कि इस तरह की जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस बहता हुआ दूर तक चला जाता है, और जो अगर जहां पर तापमान ज्यादा हुआ और पानी का वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो पोटास भी वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है, जबकि पोटास और क्या है, चूना पर्याप्त मात्रा में यहां पाया जाता है। किस मिट्टी में भाई? तो जैसे कि जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो देखिएगा कि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी को इसके अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है ना? अब इतनी विशेषताओं को आपने देख लिया, तो हम लोग देख लेते हैं क्या कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने बनावट, संरचना और उसके रंग और पोषकता के आधार पर भारतीय मिट्टियों को कुल 8 भागों में वर्गीकृत किया है। अब ये मिट्टियां कौन कौन है, तो ध्यान रखा जाए। सबसे पहले आप देखिएगा कि जो पेरेंट रॉक है वो कौन सा है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना? कि आपको मैंने बताया है कि ये अगर मान लीजिए, है ना, ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, और आपको पता ही है कि पेरेंट रॉक कौन है? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट से क्या बना भाई? बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी बनी। तो काली मिट्टी मैंने बताया था कि आग्नेय चट्टानों का पृथ्वी पर उदय सबसे पहले हुआ, और उससे बनने वाली जो काली मिट्टी है उसका पृथ्वी पर अस्तित्व पहली बार आया, सबसे पहले आया। तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी पृथ्वी पर, केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले उभरने वाली मिट्टी है। ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, ये जो काली मिट्टी है, इसी काली मिट्टी से निर्माण होता है किसका? जब हमने बताया कि टूटने फूटने और भड़कने के कारण जो अवशेष बना, वो नदियों के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा बहा करके जब दूर तक ले जाया गया, यानी चाहे वर्षा का जल हो या नदियां हो, जब वो अपने साथ बहा करके दूर तक ले जाती है और उसको निक्षेपित कर देती है, तो इससे क्या हो जाता है भाई? इससे आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इससे क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है ना? दूसरी ओर काली मिट्टी ही है, उसके अवशेषों को अगर हवा बहा कर ले जाती है तो तेजी से बहने वाली जो हवा होगी वो क्या करेगी? धूल को और मृत्तिका को, बताया था ना, क्ले, धूल और मृत्तिका को अलग कर देगी। क्योंकि मृत्तिका हल्की होगी ना, उसको वो दूर तक बहा कर ले जाएगी, उड़ा कर ले जाएगी, और बालू चूंकि भारी होगा इसलिए उसको थोड़े दूर पर ही निक्षेपित कर देगी। जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में किसान अनाज के काटने के बाद उसकी मसाई करता है, तो वो क्या करता है, जिधर हवा चलती है, मान लीजिए मेरे पीठ की ओर से हवा चल रही है और किसान सूप में अनाज को लेकर के ऐसे ऐसे हिलाता है, तो उसकी जो भूसी होती है वो हल्की होती है, वो उड़ करके दूर जाकर गिरता है, और अनाज के दाने चूंकि भारी होते हैं तो नजदीक गिरता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखिएगा कि यहां जल के द्वारा, किसके द्वारा किया गया भाई? जल के द्वारा बहा कर ले जाया गया और जिसको दूर जगह पर निक्षेपित किया गया,
तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। लेकिन अगर ये प्रक्रिया हवा के द्वारा होती है तो इससे क्या होगा भाई? इससे मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा, इससे मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है। अब मिट्टी जहां पर वर्षा ज्यादा हो, जहां वर्षा ज्यादा हो और पानी के निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं हो, तो वहां अत्यधिक ताप और अत्यधिक वर्षा के कारण जिस मिट्टी का निर्माण होगा वो कहलाएगा लैटेराइट मिट्टी। यानी आप ये दिमाग में रखिएगा, जहां अधिक वर्षा और अधिक तापमान या फिर अधिक तापमान के अलावा आर्द्रता, तो वहां क्या होगा भाई? वहां पर आप देखिएगा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। किस मिट्टी का? तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण। ये बड़ी सहज सी संरचना आप एक बार में समझ लीजिएगा। और उसके अलावा जहां देखिएगा वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो क्या होगा? वर्षा कम होगी तो जो पोषक तत्व हैं वो या तो वाष्पीकृत हो जाएंगे या हवा के द्वारा बहा करके दूर ले जाई जाएगी। तो वहां जो बच जाएगा उससे जिस मिट्टी का निर्माण होगा, है ना, खास करके आप देखिएगा ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के रूपांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म के बाद, कायांतरण के बाद निस चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप देखिएगा कि उससे फिर क्या होगा? लाल मिट्टी का निर्माण होगा। तो वैसे तो इससे भी, है ना, जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है वो भी उसी से होता है, ग्रेनाइट चट्टानों से। लेकिन वहां वर्षा ज्यादा होती, यहां वर्षा कम होगी। तो जहां वर्षा कम होगी तो याद रखिएगा लाल या पीली, लाल या पीली मिट्टी का निर्माण होगा। अब ये जो लाल रंग है मिट्टी में, ये किस कारण से है? आयरन ऑक्साइड के कारण। और कहीं कहीं पर उसका रंग पीला होता है, तो आप देखिएगा फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण आप देखिएगा कि उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा ये तो आपने देख लिया, 4 प्रकार की मिट्टी देख लिया। इसके अलावा क्या है? पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी कहां होगी? ध्यान रखिएगा, पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में होगी, खास करके हिमालय के इलाके में, पश्चिमी घाट के इलाके में, है ना। इसके अलावा मेघालय और असम के इलाके में, तो उन इलाकों में, या फिर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, तो वहां पर्वतीय मिट्टियों का निर्माण होगा। तो जो पर्वतीय मिट्टियां होंगी उसकी विशेषता क्या होगी? तो पर्वतीय मिट्टियों में आप देखिएगा, चूंकि वहां भारी मात्रा में सघन वन होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों में, जो पेड़ पौधों से गिरने वाले पत्तियां होती हैं, फल फूल होता है, कंदमूल होता है, उनके सड़ने गलने से ह्यूमस का निर्माण ज्यादा होता है। साथ ही साथ जब उसका बेहतर तरीके से जैव अपघटन हो जाता है तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर होता है। तो याद रखिएगा कि पर्वतीय मिट्टियों में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और वो क्या है सर? बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है ना। तो आइए पहले बारी बारी से इतनी मिट्टियों को हम लोग देख लें, फिर बचे हुए मिट्टियों को भी देखेंगे अच्छे से। देखिएगा, मैंने आपके लिए, है ना, अपने से ये मिट्टी का, भारत की मिट्टी का एक चित्र बना दिया है। तो जिसमें देखिएगा पहले इंडेक्स भी दे दिया है कि ये जो हरा रंग दिखाई पड़ रहा है ये पर्वतीय मिट्टी को दिखला रहा है। तो पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि पर्वतीय मिट्टियां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, है ना, कुछ इलाका पंजाब,
है ना। इसके अलावा हिमाचल के बाद उत्तराखंड का इलाका जो है इसमें है। इसके अलावा आप देखिएगा यहां कौन सा राज्य है, नेपाल और भूटान के बीच सिक्किम है, तो सिक्किम में भी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी है। और आप देखिएगा कि थोड़ी मात्रा में, है ना, ये मिट्टियां इधर भी है, हाँ, इस तरफ। इस इलाके में, एकदम सटे हुए इलाके में। तो आप देख लीजिएगा इन इलाकों में भी ये पर्वतीय मिट्टी दिखाई पड़ेगी। अब ये जो रंग है ये जलोढ़ मिट्टी को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिएगा जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, है ना, कुछ इलाके झारखंड के, इसके अलावा असम, और आप देखिएगा गुजरात, मैंने बताया था ना, गुजरात का मैदान है, कच्छ का मैदान है ना। तो इन इलाकों में, इसके अलावा जो पूर्व तटीय समुद्र का मैदान है, हालांकि पश्चिमी तटीय समुद्र के मैदान में भी गुजरात के मैदान तक तो यह है ही। इसके अलावा आप देखिएगा पूर्व तटीय समुद्र के मैदान में जहां की मैदानी भाग चौड़ा है, और यहां आप देखिएगा कि चाहे वो महानदी हो, स्वर्ण रेखा हो, या इसके अलावा गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से बने डेल्टाई क्षेत्र में अच्छी खेती होती। तो यहां जलोढ़ मिट्टी है। अब ये जो पीले रंग से दिखलाया गया है ये काली मिट्टी को दर्शा रहा है ना। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, खासकर दक्कन का पठार, है ना। इसमें आप देखिएगा कि ये आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा लाल रंग से दिखलाया गया लेटेराइट मिट्टी को, तो देखिएगा ये जो इलाका है ना, कि उत्तर प्रदेश का थोड़ा इलाका है, इसके अलावा झारखंड का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है ना। इसके अलावा आप देखिएगा आंध्र प्रदेश का इलाका है, तमिलनाडु का अंदरूनी इलाका है, और निचला इलाका, यहाँ भी लाल मिट्टी है। और ये नीले रंग से दिखलाया गया लेटेराइट मिट्टी को, तो लेटेराइट मिट्टी देखिएगा इधर है, इधर है। ये कौन सा इलाका है भाई? तो मध्य प्रदेश का इलाका है, ये केरल का इलाका है, और ये आप देखिएगा कि मेघालय का इलाका है, यहाँ लेटेराइट मिट्टी मिलती है। और लास्ट में ये जो पीला रंग दिखलाया है, मैं इसको थोड़ा सा अलग रंग देना चाहूंगा, है ना। मैं इसको इस रंग से कर देता हूं, क्योंकि दोनों नहीं तो पीला पीला हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया है मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आप देख पा रहे होंगे। तो आप देख लीजिए, ये मिट्टियां यहां दिखलाई गई हैं, समूची समूची मिट्टी। अब बोलिएगा इसमें कौन सी मिट्टी नहीं है? इसमें देखिए दो मिट्टी नहीं है, एक अम्लीय और क्षारीय मिट्टी नहीं है इसमें, और दूसरा इसमें अगर आप देखिएगा तो एक मिट्टी है जिसको हम दलदली मिट्टी कहते हैं, मार्सी सॉइल्स, है ना, वो इसमें नहीं है दिखलाया गया। मैं दिखला दूंगा आपको अलग से। आइए अब बारी बारी से हम लोग देख लें। सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को उसकी उत्पत्ति, रंग, संरचना और विशेषताओं के आधार पर 8 भागों में बांटा है। देखिए मैंने बताया ही आपको कि कौन सी मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले यहां हम लोग पढ़ते हैं ना जलोढ़ मिट्टी, तो आपको पता ही है कि ये वाहित मिट्टी का उदाहरण है। नदियों के द्वारा बहा करके इसको पहाड़ी पठारी क्षेत्र से लाया गया है और मैदानी इलाके में बिछा दिया गया है, पक्का है। तो देखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी, इसको देखिए हम लोग 4-5 लेयर में पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए छूटना नहीं चाहिए। यानी आपसे पहला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो आप देखिएगा जो आंकड़ा आता है
कि कितने प्रतिशत भाग पर इसका क्षेत्रफल है, तो लगभग 43% पर है। याद रखेंगे 43% भाग पर देश के सबसे बड़े है ना भूभाग पर ये फैला हुआ है। कौन? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। अब देखिएगा इसकी विशेषता क्या होती है, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई उपजाऊ मिट्टी है, ये तो अब बताया मैंने आपको। तीसरा है कि इसकी मैंने विशेषता क्या है, तो इसमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में, लेकिन बताया था ना कि फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। हालांकि जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, आपको पता ही है, खादर और बांगर। मैंने बिहार की मिट्टियां पढ़ाते समय बताया था कि खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर, बट ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बांगर। बांगर भी जलोढ़ मिट्टी ही है, लेकिन ऐसी जलोढ़ मिट्टी जो 2, 4, 5 साल पुरानी हो गई है, अब उसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग कहते हैं बांगर। ठीक है ना? तो देखिएगा कि प्रमुख फसल कौन कौन सा है जलोढ़ मिट्टी का, तो चावल है, गेहूं है, गन्ना और दलहन। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जलोढ़ मिट्टी की उपज नहीं है? इसमें जोड़ देगा क्या भाई? तंबाकू या चाय। ठीक है ना? तो गलत हो जाएगा। क्षेत्र कौन कौन सा है, तो राजस्थान के उत्तरी भाग, आपको अगर भारत का मानचित्र दिमाग में है तो राजस्थान का उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों में, जो कि मैंने मानचित्र में आपको दिखाया है। देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये पंजाब है, इसके अलावा हरियाणा का कुछ हिस्सा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा देखिएगा राजस्थान का पूर्वी भाग है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और असम के कुछ जिलों में है, और सभी पूर्व तटीय समुद्र के मैदान में है। साथ साथ आप देखिएगा कि यहां गुजरात के मैदान के क्षेत्र में भी इस माने क्या मिट्टी की उपलब्धता है ना। बताया था कि इसके अलावा प्रायद्वीपीय पर भारत के पूर्वी तट तथा केरल के तटवर्ती भाग में भी इस तरह का क्या है भाई, जलोढ़ मिट्टी का अस्तित्व पाया जाता है। अब आ जाइए दूसरी मिट्टी, काली या रेगूर मिट्टी, है ना। इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भले ही हमने जलोढ़ मिट्टी को पहले पढ़ लिया हो, लेकिन सबसे पुरानी और प्राथमिक मिट्टी कौन सी है, प्राइमरी सॉइल कौन सी है, काली मिट्टी। और आज क्लास में ही लगातार हमने बताया है कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा होता है, यानी जल धारण क्षमता, नमी को बना कर रखने की क्षमता ज्यादा होती है। और ऐसी मिट्टी में कपास की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल कितना है, लगभग देश के 16% भूभाग पर काली मिट्टी का विस्तार है। और जहां तक विशेषता है, ये तो आप जानते ही हैं कि बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्मित है और नमी धारण करने की अत्यधिक क्षमता वाली मिट्टी है। इसे काली, रेगूर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो कपास, गन्ना, गेहूं, तिलहन, मूंगफली और तंबाकू। ठीक है ना। अब देखिएगा कि कपास, गन्ना, गेहूं, तिलहन, मूंगफली और तंबाकू, मोटे तौर पर धान को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी तरह के फसल इसमें हो रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप देखिएगा कपास, मूंगफली, गन्ना और अब जो सूर्यमुखी का फूल है, जो तिलहन के लिए आप जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं वो अधिकांशतः सूर्यमुखी के फूल से ही बनाया जाता है। तो अधिकांश किसान आर्थिक रूप से वो लाभकारी होता है, इसलिए उगाते हैं उसको। अब है काली मिट्टी कहां कहां है भाई, तो जरा देखिएगा, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र के दक्षिण और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र में।
आप कहिएगा सर आप तो पढ़ दिए, लेकिन आप मानचित्र बना करके इसको अगर टैली कीजिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। देखिएगा, मैंने बताया था कि जहां जहां ये पीले रंग से दिखलाया गया है, ये सब के सब क्या है भाई, काली मिट्टी को ही दर्शाया गया है। तो देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का इलाका है ना। मध्य प्रदेश के इलाके के बाद छत्तीसगढ़ का इलाका भी है। थोड़ा सा ये ऊपर का अगर इलाका देखिएगा तो बुंदेलखंड का इलाका है। इसके अलावा कुछ छोटा सा हिस्सा गुजरात का है, मैक्सिमम हिस्सा आप देखिएगा महाराष्ट्र का है, फिर देखिएगा आंध्र प्रदेश का इलाका है, फिर नीचे देखिएगा कर्नाटका का इलाका है, ये तमिलनाडु का इलाका है, अंदरूनी इलाका। तो इस तरह के क्षेत्र में आप देखिएगा काली मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, काली मिट्टी के बाद हम लोग पढ़ लेंगे लाल और पीली मिट्टी। देखिएगा कि क्षेत्रफल जो है वो क्या है भाई, लगभग 18.5% भूभाग पर, तो याद रखिएगा 43 लगभग 43% पर जलोढ़ मिट्टी था, है ना, 16% पर काली मिट्टी थी और 18.5% पर लाल और पीली मिट्टी है। अब देखिएगा इसकी विशेषता क्या है, तो मैंने पहले बताया था कि इसका निर्माण कैसे होता है, कि रवेदार जो ग्रेनाइट चट्टान है, बताया था ना, बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनेगी, लाल मिट्टी बनेगी ग्रेनाइट मिट्टी से। और ग्रेनाइट मिट्टी या ग्रेनाइट मिट्टी का लंबे समय तक अगर रूपांतरण हो गया हो, मेटामॉर्फिज्म हो गया हो, तो उसको वैसे निश्च चट्टानों से भी बनता है क्या, लाल मिट्टी। तो कहा गया रवेदार ग्रेनाइट और कायांतरित निश्च जैसे चट्टानों के जलवायु परिवर्तन क्या होता है, बताया मैंने आपको, जैसे अपक्षयन, वेदरिंग कह लीजिए, और जो जलवायु संबंधी बदलते कारक, अचानक तीव्र मैंने बहुत ज्यादा वर्षा, अचानक क्या है सर, चाहे तापमान, इन्हीं सबसे दोनों बनेगा, लेटेराइट भी बनेगा इसी से और लाल और पीली मिट्टी भी बनेगी इसी से। अंतर केवल जलवायु परिवर्तन का है। तो देखिएगा इन चट्टानों के विघटन यानी डिकम्पोजिशन और विनियोजन, है ना, डिसोसिएशन से होता है। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, उसके जो छोटे छोटे अणु हैं फिर से मैंने वो बड़े जो थे वो छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। पहले, है ना, विघटन होगा, बड़े चट्टानों का विघटन होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और भी छोटे छोटे जो क्या है टुकड़े हैं वो और छोटे पदार्थ के कह लीजिएगा अणुओं में टूट जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डिसोसिएशन। तो इस प्रक्रिया से आप देखेंगे ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने फूटने से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है, याद रखिएगा, लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण है। ये क्वेश्चन पूछता है, जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस निम्नलिखित में से किस कारण से है। कुछ लाल मिट्टियां पीले रंग की भी होती है, पीले रंग का मुख्य कारण क्या है वही आपसे पूछ लेता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके मुख्य फसल देखिए लिखा हुआ ना कि चट्टानों में लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है, लेकिन मेनली आयरन ऑक्साइड के कारण। मुख्य फसल कौन सा है, तो बाजरा, मूंगफली, तंबाकू और आलू, ठीक है। कहां कहां है भाई, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं झारखंड तथा पूर्वोत्तर के पूर्वी राज्यों में। तो जरा देख लीजिए इस जगह पर देखिएगा, ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ का इलाका है, इसके अलावा ये इलाका जो है झारखंड का इलाका है, उड़ीसा का इलाका है, थोड़ा सा इलाका पश्चिम बंगाल का भी है लेकिन उसको काउंट नहीं करते हम लोग, उड़ीसा का इलाका है। इसके अलावा नीचे आइएगा तो आंध्र प्रदेश का इलाका है, इसके अलावा ये तमिलनाडु का इलाका है, कुछ पश्चिमी घाट में भी है। और आप देखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्वी राज्यों में, जैसे आप देखिएगा थोड़ा सा इलाका टच करता है अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन उसके बाद आइएगा अरुणाचल प्रदेश के बाद तो नागालैंड, मणिपुर, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में भी आप देखिएगा लाल मिट्टी का, है ना, जो है अवस्थिति पाया जाता है। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ लेते हैं वन और पर्वतीय मृदा। जो बताया था आपको कि पर्वतीय मिट्टी जो
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड के इलाके में और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में भी इस तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। विशेष तौर पर हमने बताया था कि क्षेत्रफल लगभग कितना है इसका, 8.67% भूभाग पर है। और इसकी विशेषता कहाँ है भाई, तो पहाड़ों और वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी, जैविक पदार्थों से भरपूर किंतु अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की क्यों होती है भाई, क्योंकि जो वहां पर सड़े गले पदार्थ बचे रहते हैं, उसमें जो वर्षा का जल पड़ता है या ग्लेशियर जब पिघल के आता है तो पानी, है ना, कई बार वो अवरुद्ध हो जाता है, निकल नहीं पाता, क्योंकि ये जो गाद है, जो पत्तियों के, फल फूल के सड़ने गलने से जो अवसाद बना है, वो इन नदियों के, इन ग्लेशियरों के बहने का मार्ग अवरुद्ध कर देती है। कई बार तो जो वर्षा का जल होता है वो उसके आसपास जमा हो जाता है। इसलिए यहाँ की मिट्टियों में क्या होता है सर, अम्लीयता पाई जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे जो है पर्वतीय मिट्टी, है ना, वो चाय, कॉफी, मसाले और विभिन्न प्रकार के फलों के लिए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ चाय कॉफी कहाँ होता है ना, मसाले कहाँ होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये बात चाय कॉफी वाली बात ऊपर के लिए नहीं है। ऊपर में तो ऐसी ही पर्वतीय मिट्टियों में केसर का उत्पादन खूब होता है। ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि पर्वतीय मिट्टियों में जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है ना, इधर केसर का उत्पादन खूब होता है। और जहां तक बात है चाय, कॉफी, मसाले, ये सब आप देखेंगे केरल और कहां, जो केरल कह रहे हैं, जो ये इलाका है अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, उन इलाकों में आप देखिएगा यहां बड़े पैमाने पर होते हैं। तो इलाका तो आपको बता ही दिया था कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये देख ही लीजिए फिर से एक बार, देखिए कौन कौन इलाका है। तो ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये लद्दाख का इलाका है, हिमाचल का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, सिक्किम का इलाका है और ये इलाका जो है वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। ठीक है। और आप देखेंगे कि यहां मुख्य रूप से जो चीजें उत्पादित की जाती है इनके बारे में तो बता ही दिया आपको। अगले आइए लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो भारत के लगभग 3.7% भूभाग पर है। इसकी विशेषता क्या है, तो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में आने वाले क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, है ना, आर्द्रता शुष्कता में जो लगातार परिवर्तन आता है और 1 to 1 आते रहता है, इस परिवर्तन के कारण आप देखिएगा लेटेराइट मिट्टियों का निर्माण होता है ना। और ये जो मिट्टी है ये भी अम्लीय प्रकृति की है, फलस्वरूप कम उपजाऊ है ना। तो इस मिट्टी में मुख्य रूप से क्या होता है, तो चाय और कॉफी होगा, काजू, रबर और इलायची का खेती पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर आप लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखिएगा तो लेटेराइट मिट्टी देखिएगा इस इलाके में देखने को मिल रहा है। ये केरल का जो तटवर्ती इलाका है यहाँ लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल रहा है ना। ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है उसमें लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल रहा है और यहाँ मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल रहा है। तो इन इलाकों में आप जानते हैं गरम मसाले का उत्पादन खूब होता है, काजू भी खूब होता है, रबर की खेती भी केरल में सबसे अधिक होती है और गरम मसाले के लिए तो पूरा दक्षिण भारत प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा आइए देखिएगा शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। मैंने इसके बारे में शुरू में बता दिया था कि अगर जो काली मिट्टी से निर्मित या बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित जो अवसाद है उसको अगर जल बहा कर ले गया और मैदानी इलाके में बिछाया तो जलोढ़ मिट्टी बनती है, और अगर उसको हवा बहा कर ले गई तो इससे शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए कहा गया कि क्षेत्रफल जो है कितना है भाई, ये देश के 4.3% भूभाग पर है। विशेषता क्या है, तो रेतीली होगी मिट्टी, शुष्क और लवणीय मिट्टी होगी, है ना, ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होगी।
तो लवणीय मिट्टी होगी क्यों? मैंने समझाया था आपको, याद कीजिएगा, जब गुजरात में कच्छ के मैदान का इलाका का बताया था तो बताया था कि होगा क्या कि जब समुद्र का पानी बरसात में, खास के मानसून के दिनों में, लगभग लगभग कच्छ के रण के अधिकांश इलाकों को ढक लेती है, लेकिन जैसे ही वर्षा का जल उतरता है वहां एक क्या है, नमक की एक मोटी चादर, एक परत बिछा दी जाती है। तो कारण क्या है? दरअसल पानी जो है तेज धूप के कारण वाष्पीकृत हो जाता है और जो लवण है वो बच जाता है, जो वहां बिछा रहता है। तो याद रखिएगा कि यहां जो है मिट्टी लवणीय प्रकृति की है, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। फलस्वरूप इसमें केवल मोटे अनाज होंगे, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। और ये कहां होगा भाई? तो अरावली का पश्चिमी भाग राजस्थान में। आप देख लीजिए, यहां आपको दिखलाया गया था कि ये जो इलाका है ना, मैंने शायद बना दिया था दूसरी बार, पहले वाले में बनाया है, देखिए इस वाले में बना दिया था ना कि ये है ना, दूसरे ये पीला रंग था, ये मैंने थोड़े हल्के रंग से बना दिया था। तो यही है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये इलाका जो है, यहाँ पर इस तरह की मिट्टी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। अब आ जाइए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीट और दलदली मिट्टी। तो पीट और दलदली मिट्टी का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग मार्सी सॉइल भी करते हैं। तो देखिएगा कि आमतौर पर जब मैंने बताया था ना कि पहाड़ के नीचे क्या है, भाबर का क्षेत्र था, और भाबर के नीचे तराई का क्षेत्र था। तो तराई के इलाके में आप देखिएगा दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। इसकी विशेषता क्या है भाई? खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी जहां का पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं हो। तो यहां क्या होता है, बहुत पानी जमा होने के कारण क्या होता है, इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। इस कारण क्या होता है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति की होगी, जिसको कि जिप्सम मिला के उपजाऊ बनाया जा सकता है। और लास्ट आ जाइए, अब क्या है भाई, लास्ट अगर हम लोग देखें तो वो है अम्लीय और क्षारीय मिट्टी, है ना। सबसे पहले देखिएगा अम्लीय मिट्टी कहते किसको है और क्षारीय मिट्टी कहते किसको है। अगर ये दो शब्द आपको मालूम चल जाएगा तो आगे ट्रेस करने में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं अम्लीयता और क्षारीयता, यानी एसिड और अल्कलाइन, इन दोनों का निर्धारण कैसे करते हैं? तो इसका निर्धारण हम लोग पीएच वैल्यू से करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि कृषि के लिए वही मिट्टी उपयुक्त होती है जिसके पीएच का मान 6 से लेकर 7 के बीच हो। अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो उस मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय हो जाती है, और अगर 7 से अधिक हो जाए तो उस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। ये दोनों ही कंडीशन में मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। अब दोनों स्थितियों में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, अधिक से अधिक उत्पाद लेने के लिए उसका कोई ना कोई उपचार किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, है ना, वो क्या है भाई, है ना, वो उपचार जो है क्या है। तो देखिए बताते हैं कि पीएच का मान ये बताता है कि मिट्टी कितनी अम्लीय है या क्षारीय है। कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा का पीएच क्या होता है, मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए, मैंने बताया आपको। इसके बाद देखिएगा जब मिट्टी का पीएच 7 से कम हो जाता है तो वो मिट्टी क्या हो जाती है भाई, जब मिट्टी का पीएच 7 से कम हो जाता है तो याद रखिएगा वो अम्लीय हो जाती है। ये कहां की समस्या है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे केरल, मेघालय, उन जगहों पर वर्षा बहुत अधिक होती है ना। और वर्षा अधिक होने के कारण आप देखिएगा मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाता है। तो आप कहिएगा वर्षा अधिक होने के कारण क्या होता है सर? वर्षा के जल में घुल करके उसके पोषक तत्व बह जाते हैं, जो बच जाता है वो क्षारीय पदार्थ है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है।
लेकिन तब उसको उपजाऊ बनाने के लिए, है ना, आप देखिएगा क्या लिखा है कि अत्यधिक वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के मिट्टी बह जाते हैं और जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय रूप हो जाएगा। लेकिन तब इसको अम्लीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अम्लीय मिट्टी में हम लोग क्या मिलाते हैं, चूना, कैल्शियम मिला के उसको कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। अब जिस मिट्टी का क्षारीय मान 7 से अधिक हो गया, ये पीएच मान 7 से अधिक हो गया, वो क्षारीय मिट्टी होगी। जिस मिट्टी का पीएच मान क्या हो गया, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। मुख्य रूप से ये वर्षा और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। देखिए कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण के कारण, कम वर्षा, एक तो वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, लवण यानी जो साल्ट है मिट्टी की सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, ये फिनोमेना मैंने बताया गुजरात के संदर्भ में भी। तो इस कारण से क्या होता है कि जिप्सम या पाइराइट्स का प्रयोग करके हम मिट्टी की, है ना, क्षारीयता को कम कर सकते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी का अम्लीय, अगर मिट्टी अम्लीय प्रकृति की हो तो निम्नलिखित में से क्या मिला करके उर्वरता बढ़ाई जा सकती है, तो चूना। और अगर मिट्टी क्षारीय प्रकृति की हो तो उसमें हम क्या मिलाएंगे कि उसकी उर्वरता बढ़ जाए, तो या तो जिप्सम मिलाइए या पाइराइट्स मिला दीजिएगा तो उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब एक बड़ी बड़ी समस्या है, छोटी समस्या अंत में जरा सुन लीजिए। वो समस्या है मिट्टी का अपर्दन, सॉयल इरोजन। जैसे कि मैंने बताया 1 से 1.5 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन चलिए कुछ तो प्राकृतिक कारण है, जैसे तेज वर्षा, अचानक बादल का फट जाना, तो उस कारणों से किसी क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी अचानक बह जाती, पूरा ऊपरी लेयर ही बह जाता है, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे मानवीय प्रयास भी हैं जिसके कारण मृदा का तेजी से अपर्दन हो रहा है। जैसे देखिएगा, आमतौर पर आप देखिएगा कि हम लोग किसी भी स्थान को अगर खाली ना छोड़ें तो उस पर छोटे मोटे कोई भी पेड़ पौधा वृक्ष लगा दें, कोई भी वनस्पति लगा दें, तो उसकी जड़ें जो है नीचे जाकर के मिट्टी को पकड़ के रखेगी। तो तेज बारिश में भी क्या होगा, मिट्टियां नहीं बहेंगी। आप कल्पना कीजिए ना, अभी देखिएगा बारिश का सीजन आएगा, किसी स्थान पर साधारण घास ही लगा हुआ है तो भी वहां की मिट्टी नहीं बहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्थान जहां पर कोई वनस्पति नहीं है, वहां वर्षा की तेज धार के कारण ऊपर की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी, बह जाएगी, फिर वो जगह अनउपजाऊ बन जाएगा, फिर सैकड़ों हजारों साल लगेंगे तब जाकर के उस मिट्टी का निर्माण होगा। तो हम जो आज बेतहासा मात्रा में वनीकरण यानी डिफॉरेस्टाइजेशन कर रहे हैं, हम बेतहासा रूप से पेड़ पौधों का कटाव कर रहे हैं, इससे भी जो मृदा का अपर्दन है वो बढ़ा है। इसके अलावा आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में, खासकर ऊंचे पहाड़ों पर जहां लोग पर्यटक, है ना, ठंडे मौसम की खोज में जाते हैं, तो वहां बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और उनकी दूसरी सुविधाओं को बसाने के लिए जो पहाड़ों पर पेड़ पौधे उनको काटा जा रहा है बड़ी मात्रा में, फलस्वरूप मिट्टी ढीली पड़ जा रही है और जब तब देखिएगा लैंडस्लाइड हो जा रहा है जिसमें बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम मनुष्य को गंभीर प्रयास करना होगा, वरना कल्पना कीजिए ना, पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा युक्त पवनों को रोककर वर्षा कौन कराएगा। अभी तो कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख ही रहे हैं, एक समय के बाद वर्षा रुक जाएगी, क्या स्थिति होगी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि मिट्टी के अपर्दन को हम रोकें ताकि हमारी सृष्टि का अस्तित्व बचा रहे। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप इसको लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।